तो आज मेरा टारगेट मैग्नेटिक का है। ऑब्वियस होता है कॉपी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, नोट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए होंगे। और यहाँ पर तुम्हारे पास मेरा टारगेट रहेगा मैक्सिमम मैग्नेटिक आज रिवाइज हो जाए अपना। तो प्लीज बस देखते रहो, समझते रहो चीजें कैसे चल रही है तुम्हारे पास। मेरे पास मैग्नेटिक पार्ट 1, मैग्नेटिक पार्ट 1 पे देखो चीजें कैसे स्टार्ट थी। सबसे पहले मैग्नेटिक पार्ट 1 पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये कहता है कि अगर कभी भी थोड़ा फास्ट मुझे चलना पड़ेगा, फास्ट लेवल पे एक रिवीजन है, तो प्लीज देखते रहो। अगर मेरे पास करंट फ्लो करता है, सुन लेना, तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मेरे पास यहां पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके भी राइट हैंड थंब रूल बोलता था अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर मेरे पास सर्कुलर करंट है तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैंने इसके दो कॉन्सेप्ट बताए थे। मेरे पास अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड डायरेक्शन से कनेक्ट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाउनवर्ड से कनेक्ट होता है। अगर करंट स्ट्रेट अप है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, या अगर मान लो वाइस वर्सा करंट एंटी क्लॉकवाइज है सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट अपवर्ड। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई थी तुम्हारे पास लर्न करने की। इस कॉन्सेप्ट के बाद ही मेरे पास आया था बायट-सिविट्स लॉ। बायट-सिविट्स लॉ ये मुझे कहता था अगर मान लो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से जैसे करंट फ्लो कर रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर डीएल एलिमेंट से वो करंट पास करेगा तो अपनी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल एलिमेंट से यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट अ डिस्टेंस r। तो मेरे पास इस करंट और r के बीच में अगर एंगल थीटा मेरे पास हो तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r² होगी। इसके ऊपर मैंने 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे, प्लीज अपने लेवल पे उन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लेना। सबसे पहले मैग्नेटिक पार्ट 1 पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड देन उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले बायट-सिविट्स लॉ ने हमें दिया था। जब बायट-सिविट्स लॉ ने ये रिलेशन मुझे दे दिया था, उसके बाद हमारे पास आई थी डेरिवेशन। न्यूमेरिकल बहुत सारे मैं डिस्कस नहीं करा सकता बिकॉज ना तो पूरा टाइम लग जाएगा। आइडिया में डिस्कस करो, सुन लेना। बायट-सिविट्स लॉ पे बच्चे मैंने 2 न्यूमेरिकल्स तुम्हें कराए थे, उसको रिवाइज कर लेना। बेस्ट है जिस दिन जो करा रहा हूं उस दिन सेम डे रिवाइज कर लेना। काफी बच्चे मैग्नेटिक चैप्टर कह रहे थे, इसलिए मैं इस चैप्टर को आज रिवीजन पे रख रहा हूं। मेरे पास एक आया था सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसकी डेरिवेशन। तो हमने क्या करा, रेडियस r मेरे पास है, यहां पे एक स्मॉल सा एलिमेंट dl एलिमेंट मेरे पास है। हर किसी को बायट-सिविट्स लॉ से ड्राइव करा जा रहा है, हर किसी को बायट-सिविट्स लॉ से। तो अभी क्या था सुन लेना मुझे, जैसे ही करंट dl से जाएगा तो dl की डायरेक्शन ये है, ओके। तो इस डायरेक्शन पे और r के बीच में एंगल थीटा बन रहा है 90 डिग्री। तो जब मैं बायट-सिविट्स लॉ वाला फॉर्मूला लिखूंगा, एंगल रहेगा 90 डिग्री बाय r²। सुनो sin 90 हो जाएगा 1। फिर मैं कहूंगा चलो भाई कंप्लीट करने के लिए इंटीग्रेशन करो। ये dl घूमेगा तो 0 से लेके पूरा सर्कमफेरेंस 2πr तक घूमेगा। सो μ0/4 पाई I/r² बाहर है, dl के इंटीग्रेशन 0 से लेके 2πr। सो यहां पर μ0/4 पाई I/r², dl की इंटीग्रेशन l आएगी। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे सिंप्लीफाई करके मेरे पास सर्कुलर जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसका फॉर्मूला μ0I/2r आया था। मैंने साथ साथ समझा दिया था, इसी पे मैंने क्लियर किया था कि अगर यही सेमी सर्कुलर हो तो उसका हाफ हो जाएगा फॉर्मूला, और यही किसी एंगल वाला कर्व हो, थीटा एंगल का कर्व हो, तो यही फॉर्मूला μ0/4 पाई r I/r इंटू थीटा, ये एक्सप्रेशन जाएगा।
जब ये मैंने डेरिवेशन तुम्हें बच्चे कराई थी तो साथ साथ मैंने कहा था एक डेरिवेशन इस सर हमारे कोर्स पे नहीं बट इसका रिजल्ट हमारे पास कोर्स पे है, वो ये था मेरे पास कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और 90 डिग्री किसी पॉइंट पे, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। बट अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, अगर मान लो ये एंगल तुम्हारे पास θ1 θ2 है और ये डिस्टेंस a है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस पॉइंट में कितना आएगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो μ0 अपॉन पे 4 पाई I/a साइन, इसको मैंने φ1 φ2 का नाम दिया था sin φ1 प्लस sin φ2 होगा। फिर मैंने कहा था बट अगर यही वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगी तो इस sin 90 प्लस sin 90 होगी 2 बन जाता है, तो कैंसिल आउट करके वो ऐसे आता है। तो मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ये कराया था कि तुमसे बोला जाएगा अगर एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सुन लेना, करंट ये आ रहा है, इस O पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इस O पॉइंट पे एक तो सर्कल की वजह से आएगी ये वाला फॉर्मूला और यहां पर स्ट्रेट वायर की वजह से आएगा। अच्छा, दोनों का इफेक्ट देखो, दोनों करंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है, ये भी एंटी और ये भी एंटी, तो O पॉइंट पे नेट आंसर दोनों की एडिशन से आएगा। तो इसकी वजह से अगर ये R रेडियस है तो μ0 I/2R प्लस स्ट्रेट वाला ये रहा फॉर्मूला, स्ट्रेट वाला ये रहा, जब तक कुछ एंगल नहीं पता होगा तो इनफाइनाइट लॉन्ग मानो μ0 I/2 पाई R, और क्योंकि दोनों एंटी है तो एंटी अपवर्ड डायरेक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। ये अगर ऐसे आएगा, R रेडियस है, तो ऐसे में सुनो, जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसी पॉइंट से पास होता है जहां पे फील्ड निकालनी है तो उसका इफेक्ट जीरो आता है, इसका इफेक्ट जीरो आता है, तो ओनली सेमी सर्कल बचा O पॉइंट पे, तो सेमी सर्कल का ये फॉर्मूला है μ0 I/4R, और क्योंकि यहां पे क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सर वो कैंसिल क्यों जा रहा है सर? वो क्योंकि मेरे पास लॉजिक होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर कंडक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटेंड करोगे तो O से पास होने के चांस हो जाएंगे, इसलिए। इसी तरह सुनो, अगर मान लो यही केस कुछ ऐसा हो कि मेरे पास एंगल 60 डिग्री, सो मेरे पास यहां पे अगर करंट ऐसे चल रहा है मेरे पास, तो अगेन ये O पॉइंट से रेडियस R ये बचे, तो ये वाली वायर भी O से पास हो सकती है, इसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल, इसकी वजह से कैंसिल, तो बस ये बचा। और कोई एंगल वाला केस है, सपोज 90 डिग्री एंगल वाला केस है, तो एंगल वाला केस एक्टिवेट हो जाएगा। सो μ0 4 पाई I/R, और यहां पे ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 90 कम कर दो, 270 डिग्री जो 3 पाई/2 होता है, और क्योंकि ये है क्लॉकवाइज तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो डेरिवेशन और उससे रिलेटेड ऐसे मेरे पास क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए थे। आगे चलते इसके बाद देखो, इस कंडीशन के बाद फिर हम आगे चले थे। आगे मेरे पास आया था, देखते चलो बच्चे, आगे मेरे पास आया था एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ ने मुझे यह बोला था कि अगर मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तुम निकाल सकते हो इस मैथड के थ्रू। B.dl, यहां पे छोटा सा एलिमेंट है dl, ये मैग्नेटिक फील्ड B चल रही है, B.dl ये ऑलवेज μ0 I के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। B.dl ऑलवेज μ0 I के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पर मेरे पास इसका स्टेटमेंट और प्रूफ करने के लिए आता है। स्टेटमेंट तो यही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द वायर। इसमें थ्रेडिंग थ्रू द वायर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सुनो, हमने प्रूफ कैसे किया था? सपोज ये R रेडियस है, तो पहले हम ऐसे करते थे, LHS पार्ट से स्टार्ट करो, LHS पार्ट से RHS पार्ट की तरफ जाओ।
कोर्स में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, रिवाइज करो, तो प्लीज ट्रिक्स बनाओ बैलेंस करने की। ये थोड़ा बहुत मुझे ना इलेक्ट्रोस्टैट का जो गॉसेस लॉ है ना उसकी तरह लगती है, तो उधर भी हम एलएचएस से आरएचएस पहुंचते थे, वैसे ही करना है। बी डॉट डी एल, सुनो डॉट हटेगा, एंगल यहां पे हमेशा 0 डिग्री बनता है, उसका टेंशन मत लो। यहां पे बी आउटसाइड डी एल, तो बी ये डीएल 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 ट्रेवल करेगा, तो डीएल मीन्स 2 पाई आर। सो मेरे पास यहां पे हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर। फिर मैं कहूंगा अरे यार स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से यहां पे मैग्नेटिक कितनी आई है, तो अभी जो मैं स्ट्रेट वायर वाला फंडा बता रहा था वो 5 और 5 एंगल, बट जब लेंथ पता नहीं होती तो उसको इनफाइनाइट ले लो, तो इनफाइनाइट मानकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो उधर अभी इनफाइनाइट की होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होती है। तो मैं देखूंगा 2 पाई आर कैंसिल आउट, तो मेरे पास म्यू नॉट आई आ जाएगा। तो मैं एलएचएस से चल रहा था इक्वल टू मेरा आरएचएस आ गया, हेंस प्रूफ। तो एम्पियर सर्किट लॉ का ये छोटा सा प्रूफ भी है मेरे पास। आगे चलो, फिर एक सुन लेना, फिर आगे आता है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एसीएल, इसकी एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन मेरे पास आई थी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बच्चे, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट वन साइड से एंटर करता है, अदर एंड से बाहर आता है, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आउटसाइड वाले पार्ट पे नहीं होती प्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो हम ये वाली बात कहते हैं, उसके बाद सुनो हम ड्राइव कैसे करते हैं इसकी डेरिवेशन कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने ऐसे करा था, सुन लेना, मैंने कहा था एक सोलेनॉइड लो, इसके बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं, बहुत सारे टर्म्स है। हमने क्या करा बच्चे, सुन लेना, इस पे एक पर्टिकुलर फ्रेम हमने डाल दिया, फ्रेम है पी क्यू आर एस, लेंथ एल मेरे पास है इससे, ठीक है। अब सुनो, हम बोलते हैं बी डॉट डी एल, पी क्यू वाले एंड का निकालो, बी डॉट डी एल क्यू आर वाले एंड का निकालो, आर एस वाले एंड का निकालो, और एस पी वाले एंड का निकालो। तो यहां पे b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये बी एल आ जाएगा। यहां पे जो मैं करूंगा, तो बच्चे सुन लेना, ये क्यू आर वाला एंड इसका तो एंगल 90 डिग्री बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये एस पी वाला एंड भी 90 डिग्री बनाएगा। तो मेरे पास सुन लेना, ये क्यू आर वाले एंड का 0 आएगा और एस पी वाले एंड का 0 आएगा। आर एस मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ना फील्ड ही नहीं होती, तो यहाँ पे फील्ड ही नहीं होती बच्चे, तो यहाँ का वैल्यू निकल तो रही होगी मगर स्टिल 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये पूरे स्ट्रक्चर का हम जब देख रहे हैं, हम जब पूरा रिजल्ट देख रहे हैं कि बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस सबका मिलाकर देख रहे हैं, तो आंसर ओनली बी एल आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही, बाकी तीनों क्या हो जा रहे हैं 0। फिर हम बोलेंगे बट सुन लेना, एम्पियर सर्किट लॉ तो कहता था जो बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट इनटू टोटल करंट होता है, तो बी डॉट डी एल आया बी एल, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट को लिखने का तरीका सुनो, यहां पे हम लिखते सुनो, करंट सुन लेना, करंट मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ टर्न से गया, मगर साथ साथ एल से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहां पे जो एन होता है मेरे पास वो नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ होता है। तो मेरे पास वो नीचे वाला एल और ये एल कैंसिल होगा, तो बात वही निकल जाएगी मेरे पास। फिर मैं देखूंगा ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आएगा। और न्यूमेरिकल पे याद रखना, ये जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास है, ठीक है। और एक चीज बताया था मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के इनसाइड चलती है, बट एंड पॉइंट पे पहुंच के किसी भी एंड पे, राइट एंड या लेफ्ट एंड, इसकी वैल्यू अपने से हाफ हो जाती है। तो मैंने इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक दो न्यूमेरिकल तुम्हें करवाए थे। सोलेनॉइड, इसी तरह मेरे पास बच्चे होता है टॉरॉइड, इसी तरह मेरे पास होता है टॉरॉइड। टॉरॉइड पे मेरे पास लॉजिक ये था, टॉरॉइड इस तरह से मेरे पास होता है बंद, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड ही प्रोड्यूस होती है, ना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है।
वेट इस साल टॉरेंट कोर्स में था या नहीं था? मैंने कराया था, तो बच्चों को नहीं कराया था, किसको याद है? डिलीट है ये। हाँ, इस साइड मूवी में याद है, इस साइड तो इस साल तो डिलीट था ये टॉरेंट। ठीक है, सोलोनॉइड के बाद सीधा सीधा मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराई थी एम्पियर सर्किट लॉ की। ये एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल चांस मैंने नहीं देखा, बट ये डेरिवेशन बहुत अलग से डेरिवेशन थी। सुनो, उसमें ये था, अगर मान लो एक सिलेंड्रिकल पैटर्न ले लो जिससे करंट एंटर करता है। अब बच्चे ये डेरिवेशन नहीं बताएगी, बट मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे करंट एंटर करता है ये चीज है क्या, जो तुम्हारी वायर होती है, अगर वायर की बाहर की आउटर प्लास्टिक कोटिंग हटा दो तो जो न्यूड वायर रहती है मेटल की, वो तुम्हारी कॉपर की वायर हो या तुम्हारे पास एल्यूमिनियम वायर हो, जब उसमें करंट एंटर करते हो तो करंट पूरा फैल जाता है, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस में फैल जाता है। लाइक ऐसा दिखेगा तुम्हें, जैसे एक वाटर पाइप के अंदर वाटर पूरा उसको अंदर ऑक्यूपाई करके चलता है, तो वैसे ही करंट पूरा ऑक्यूपाई करके रन करेगा। सुनो, मैंने ना इसमें काम किया, एक तो इसका रेडियस हो, तो सुनो, इसका रेडियस स्मॉल है, इससे एक लूप जब बाहर हो इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर, तो बताओ इस पे कितनी मैग्नेटिक आ रही होगी। और दूसरा केस है जब लूप इसके अंदर ही हो, मतलब एक्स डिस्टेंस ये हो, तो मतलब दो केस की डेरिवेशन करी जाती है। केस 1 हम पहले इनसाइड वाला कहते हैं, जब एक्स ए से छोटा हो, मतलब ये छोटे लूप, तो बताओ यहां पर कितनी मैग्नेटिक आ रही होगी। एक केस ये है, और दूसरा केस है, हम केस 2 देखेंगे, जब एक्स ए से बड़ा है, दैट इज इस पॉइंट पे कितनी होगी। तब भी मैंने कहा था ये ऐसी आएगी, तुम्हारे पास ध्यान रखना बच्चे। तो पहले ना ये वाली डेरिवेशन करना इजी रहता है, पहले ये वाली करेंगे तुम्हारे पास। तो यहां पे सुनो, अब तो हमने एम्पियर सर्किट लॉ ड्राइव कर चुका है, तो उसको कभी भी यूज करो। बी ये एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगा, टेंशन मत लेना। बी आउटसाइड डी एल म्यू नॉट आई ऐसे चल रहा है बच्चे। सुनो, डीएल, ये डीएल चलेगा, तो 2 पाई आर का काम एक्स कर रहा है, तो यहां पे बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई पाई 2 पाई एक्स। ये सिंपल है, ठीक है। शायद मैंने अगर एक्स के पे ना आर लिया था, तो मैं वही ले रहा हूं जिससे तुम्हें इजी लगे, या अगर एक्स भी लिया तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आर। अब सुनो, केस 2 सिंपल है, केस 1 इसका स्ट्रॉन्ग था। केस 1 देखते हैं इस पार्ट पे। केस 1 में क्या था, सुनो, तुम अभी भी देखो उसी की तरह बी डॉट डीएल म्यू एम लिखोगे। बच्चे सुनो, तुम अंदर हो, मेटल वायर के ऊपर हो अंदर, तो वहां मीडियम चलेगा, इसलिए एंगल तो वही 0 डिग्री बनेगा, टेंशन मत लो। जैसे मैं बता रहा हूं, एम्पियर सर्किट लॉ पे हर डेरिवेशन में एंगल 0 डिग्री बनेगा। बी बाहर डीएल, ये म्यू एम आई। अब ये सुनो, ये डीएल डी। और एक और बात, ये जो करंट होगा ना बच्चे, ये आई डैश लेके चलना पड़ेगा। ये आई डैश क्या है, आई डैश टोटल करंट आई से थोड़ा कम होगा। सोच के देखना, जब ये करंट इस पूरी वायर पे ब्रेक हो जाता है, तो इस वाले लूप के अंदर, इस वाले केस के अंदर, ये लूप पूरा का पूरा करंट कवर कर रहा था, तो पूरा करंट आई कवर कर रहा था। बट अगर जब इनसाइड लूप लोगे, इनसाइड, तो इनसाइड लूप क्या होगा, इसके बाहर से जाने वाला करंट छूट जा रहा होगा, तो ये जो अपने अंदर से करंट को भेजेगा ना, वो थोड़ा छोटा करंट होगा, टोटल करंट थोड़ा छोटा होगा, तो इस वजह से आई डैश। बाकी डीएल वही 2 पाई एक्स 2 पाई आर बनाएगा। सो यहां मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू एम आई डैश बाय 2 पाई आर आ जाएगा। फिर मैंने कहा था, टीचर बोलेगा ये आई डैश कौन है, आई डैश है नहीं पता, आई डैश की वैल्यू प्रॉपर निकालो इस पार्ट के अंदर तुम्हारे पास। तो मेरे पास है बच्चे, फिर आगे मैंने आई डैश कैसे निकाला था, मैंने कंडीशन लगाई। सुनो, करंट डेंसिटी होती है, जो करंट बाय एरिया का रेशियो होता है ना, ये कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो नोटिस करना, जब ये पूरे पार्ट से जा रहा होगा, तो आई बाय पूरा एरिया, बीच में चेक करते रहना, ए स्क्वायर। अच्छा, जब ये छोटे लूप से गया, छोटे लूप से, तो उससे करंट आई डैश गया और पाई आर स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास पाई बाय कैंसिल आउट है ना, आई डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई निकाल दो, और ये आई डैश के लिए यहां रख दो। तो B इक्वल्स टू मी एम 2 पाई आर, और वैल्यूज की निकल के आ रही है आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
तो आफ्टर कैंसिलेशन ये हो जाएगा म्यू एम आई आर और नीचे 2 पाई ए स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट डेरिवेशन डन होगी, पर यहां पे एक चीज याद रखो, हम बोलते थे रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू एम बाय म्यू नॉट होता है। तो म्यू एम की वैल्यू निकालो यहां से, तो म्यू एम की वैल्यू बची होगी म्यू आर म्यू नॉट। तो यहां पर फाइनली डेरिवेशन डन होगी। कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है बट ऐसे रिटेन करना हो। लास्ट में ग्राफ बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये वो पॉइंट है जब r इक्वल टू a है। सुनो, तुम्हारा लूप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वो पॉइंट है जब r a से छोटा है, तो ये वाला केस लगेगा, केस 1। तो तुम देख रहे हो b और r कैसे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ग्राफ स्ट्रेट है इस पॉइंट तक। इसके बाद क्या होने वाला है, आउटसाइड जाने वाला है, तो इसमें b और r कैसे डिपेंड कर रहे हैं, देखो इनवर्सली, तो ये शेप हो जाएगी। तो चांसेस कम है न्यूमेरिकल का, उस पे डेरिवेशन बहुत अलग से थी। पूरा मैग्नेटिक पार्ट वन अभी चलेगा आगे, बट हमारे टोटल 4 पार्ट्स है, तो मैग्नेटिक का फर्स्ट सेक्शन यही था। इसमें भी फिर और चीजें मैं ऐड करता हूं तुम्हारे पास। एक बार करंट डेंसिटी वाले सर एक बार आप देखो यार, करंट जो एंटर करता है डिवाइडेड बाय जितने एरिया पे ना वो फिक्स रहता है। तो सोच के देखना, जब करंट पूरी वायर में घुसा तो मेरे पास वो पूरा करंट डिवाइड बाय पूरा इसका एरिया, ये पूरा ऐसा है पाई ए स्क्वायर। फिर जब वो छोटे लूप में घुसा तो छोटे लूप में करंट की वैल्यू आई डैश होगी, वही आई डैश यहां पे लिखी, डिवाइड बाय छोटा रेडियस वाला एरिया, ये वाला, ये कांस्टेंट होता है। तो दोनों को बराबर रख दो, वहां से आई डैश की वैल्यू निकाली और आई डैश की वैल्यू आई डैश को उठा के रख दो। ओके सर। हाँ बोलो सर, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है चैट में, एक बार देख लो। सुनो, रिवीजन पे तुम्हारे पास ना मैं इसको करा रहा हूँ ना, तो कंप्लीट हो पाएगा। डोंट वरी, तुम्हारी अगर चैट का होगा तो तुम्हें भी क्लास के बाद ज्वाइन करके रखना, मैं तुम्हें बेशक उस टाइम पे करा दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ इसको ना टोटली मैं फिनिश करूँ, ठीक है? ओके सर। और उसके लिए स्कोप तो बच्चे वैसे भी, हाँ इसके थ्रू मैं सबको बोल भी रहा हूँ, वो काफी बच्चे मुझे डाउट भेजते जा रहे हैं, और बिल्कुल उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सामने हूं ना हूं, अपने डाउट भेजते रहो, मैं तुम्हारे डाउट में 24 घंटे हेल्प करूंगा। जो मैंने वैसे मैं प्रॉमिस करा है 24/7 का, तुम रात दिन सुबह देखा मत करो, अपना डाउट भेजा करो, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करा करूंगा। चलो, बट थोड़े से कंस्ट्रेंट मेरे लिए समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे साथ 11 के बैच और भी बैचेस होते हैं और काफी बच्चे के डाउट होते हैं, तो हो सकता है मैं तुम्हें कमिट करूं, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद, ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो उसको रिपीट कर दो डाउट को, क्योंकि इतने सारे डाउट आ रहे हैं, मैं अपना मैक्सिमम बेस्ट देना चाह रहा हूं, सबको रिप्लाई इमीडिएट करने का ट्राई करता हूं। ओके, यहां पे सुनो बच्चे, ये अभी भी मैग्नेटिक है, 2 सेक्शन थे, मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म। आज मेरा टारगेट मैग्नेटिक पूरा कराने का है। अब जो मैग्नेटिक का सेक्शन था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरे पास। अब जो मैग्नेटिक वाला सेक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब मेरे पास सेक्शन में क्या था, सुनो, सबसे पहले मेरे पास आया पाथ ऑफ अ चार्ज इन, सुन लेना, मैंने कहा था ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मैंने कहा था इसको देख के सबको याद था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नहीं, ये डायरेक्शन यहां पे कराई गई है। तो मेरे पास क्या था, अगर एक इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू नेगेटिव सेटअप हो जाएगी। ये सेटअप के बाद सुनो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर एंटर करता है तो प्लस चार्ज पार्टिकल बचे, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये लाइक इस तरह से मूव करेगा। तो उसने वर्टिकल इतना ट्रेवल कर लिया, हॉरिजॉन्टल इतना ट्रेवल करा, वेलोसिटी v थी। अब सुनो, 11th क्लास में जैसे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे वही करो, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करो, हॉरिजॉन्टल इधर से लेके इधर चलने के लिए, यहां से यहां चला तो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया। टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस है x, वेलोसिटी v, इसको ऐसे छोड़ दो। वर्टिकल केस, वर्टिकल पे लगा दो पूरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। सुनो, यहां पर इधर से इधर आने में डिस्टेंस के नाम पे वर्टिकल y करा, इनिशियल स्पीड 0 ले लो, हाफ एक्सेलरेशन कैसे बना दो, सुन लेना, एक्सेलरेशन को यहां से लिख लो, फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स कैसे बनती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, तो यहां पे रख दिया मैंने q e बाय मास, और टाइम ये यहां से ले लो। तो यहां पर बच्चे एक्स स्क्वायर को छोड़ के जब तुम बाकी सबको शिफ्ट करते थे ना, तो ये 2mv स्क्वायर बाय क्यू ई वाई ऐसे आते थे, तो उसको तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन सबको कांस्टेंट मान सकते हो,
तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आती थी। तो इससे प्रूफ होता था कि मेरे पास अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। तो यहां पर पैराबोलिक पाथ ट्रेवलिंग का प्रूफ भी होके आता है। अच्छा, मैं साथ साथ इवन जो बच्चे इवन रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, लिंक भेज दूंगा। अब मैं आजकल यही करता हूं तुम बच्चों के साथ, तो प्लीज इस बात को ध्यान दे रहा हूं, बड़ा मजेदार है। अब तुम देखना आगे वाली क्लासेस, जो मैंने कहा था 1-2 पेपर हम 15 तारीख तक डिस्कस करेंगे, कल 15, आज 15 है वैसे मेरे पास, बट तुम्हारे पास 2-3 पेपर के बाद मैंने बोला था। और प्लीज मेन तुम्हारा ये था कि अब प्री बोर्ड मैक्सिमम के चल रहे हैं, तभी मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आ नहीं पा रहे बैच में। तुम्हारे पास प्लीज अपना सैम्पल पेपर जल्दी से जल्दी खत्म करो, टारगेट लो बाय 20th के बाद सैम्पल पेपर देखना ना पड़े, पहले वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, उसकी भी फिर रिवीजन स्टार्ट होनी चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क करो। जब भी तुम रिवाइज करोगे याद आएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आता, टफ क्वेश्चन था, या इसको 2 बार देखने के बाद समझ आया था, तो वो क्वेश्चन स्पेशली ज्यादा अच्छा देखोगे और बाकी सब तुम्हें आ रहे थे समझ, स्पीड अप हो जाएगा। दूसरी बात क्या बच्चे, मेरी बात सुनो, इन क्लासेस के थ्रू तुम एक फास्ट रिवीजन तो करोगे, मगर छोटी छोटी बातें जो मैंने क्लास में बताई थी वो डेप्थ इससे टच नहीं होती। मेरी बात समझो। अब जैसे मैं करा के आगे निकल रहा हूं, मगर मैंने इसमें तुम्हें ये भी बताया था कि अगर कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, देखो ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो पैराबोलिक हो रहा है, बट अगर ये 0 डिग्री पे एंटर होता तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होता, और किसी एनी अदर एंगल पे होता तब भी स्टिल पैराबोलिक होता। अब ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो तुम्हें अपनी मेन क्लास से नोट से पता चलेंगी। हाँ, बट ओवरऑल रिवीजन अच्छी होगी। तो प्लीज ये रिवीजन देख के मत सोचना अच्छा सर ने एक एक बात बता दी, मतलब वैसे ओवरऑल मैं एक एक बात बता दूंगा, बट डेप्थ पॉइंट खोलने के लिए तो दोबारा अपने नोट्स पलट के तुम्हें देखने की जरूरत जरूर पड़ेगी हर चैप्टर के लिए। इसकी बात सुनो बच्चे, अभी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंटर हुआ था, अब वो एंटर होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब वो एंटर होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड पे। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास इस केस पे था, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल Q एंटर करता है वेलोसिटी v के साथ, एंगल थीटा के साथ, तो यहां पर एक फॉर्मूला आया था हमारे कोर्स में, डेरिवेशन की रिजल्ट है QB sin थीटा। इसमें 3 केसेस थे, अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करता है 0 डिग्री से या 180 डिग्री से, पैरेलल एंटी पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, 1 आकर याद रखना। थर्ड केस पहले बता रहा हूं, अगर ये किसी भी एनी एंगल से एंटर करेगा। सेकंड केस इसका इंपॉर्टेंट था, मैं अलग से दिखाऊंगा। सेकंड केस जब वो 90 डिग्री पे एंटर करता है, 90 डिग्री छोड़ दो, 0 180 छोड़ दो, उसके बाद एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, 60 डिग्री, 33 डिग्री, 72 डिग्री, तो उस पे ये हेलिकल पाथ, या उसको हम हेलिक्स कहते थे, स्पाइरल वाला पाथ फॉलो करता है इस तरह से। ये लॉजिक था। इसके बाद 90 डिग्री पे होता क्या बच्चे, जब 90 डिग्री पे एंटर करता था सर्कुलर घूमता था, तो मेरे पास क्या था, जितनी भी फोर्स QVB sin 90 डिग्री हो जाएगा 1, ये इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई mv by QB, r की वैल्यू निकल गई, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QB r by m, वेलोसिटी निकल गया, टाइम पीरियड डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस 2 pi r है, वेलोसिटी QB r by m है, तो 2 pi m by QB, लो भाई टाइम पीरियड निकल गया। इसका उल्टा करोगे टाइम का तो फ्रीक्वेंसी हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनाना चाहोगे वो 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू QB बाय 2 पाई m, तो वो QB बाय m हो जाएगी। तो मैंने कहा था ये रेगुलर तुम्हारे पास ड्राइव करने के लिए आते रहता है कि 90 डिग्री पे एंटर करा, परपेंडिकुलरली रेडियस ड्राइव करो, वेलोसिटी ड्राइव करो, और इसके ऊपर मैंने 6-7 न्यूमेरिकल कराए थे। मैं कह रहा हूं देखो बच्चों प्रैक्टिकल इंपॉसिबल है, मैं एक एक न्यूमेरिकल चीजें कराऊं, तो समझ के देखो, वो फिर वही होता है ना, अगर 20 दिन का टॉपिक था तो ऑब्वियस होता है 1.5 आवर में तो खत्म ही नहीं कर पाऊंगा रिवीजन पे। तो लॉजिक में सारे याद आ रहा हूं, तुम्हारा ये प्रॉमिस होना चाहिए कि उसी तरह उसको जल्दी पेज पलट पलट के रिवाइज करो, साथ साथ न्यूमेरिकल और जो डेप्थ कंडीशन लिखाई थी सब रिवाइज करो। चलो इसके बाद देखो, तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल देखना, तुम्हारे पास एक फेमस न्यूमेरिकल वाला था, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंटर्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, जिसमें उनकी रेडियस की रेशियो आई ये आई थी, मुझे याद है ये आई थी, तुम्हें भी इस लेवल तक पहुंचना है।
तो मे भी इस लेवल तक पहुंचने की क्वेश्चन पढ़ो तो याद है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। वो जब तुम 4, 5, 6 रिवीजन पे आओगे तो आ जाएगा अपने आप याद। सुनो, इसके बाद फिर मेरे पास एक चीज आई थी लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स बस ये बोलता है मेरे पास कि अगर मान लो एक ऐसा रीजन बनाओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और जहां पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, ऐसे पे अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए तो उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के लॉजिक से होगी। इलेक्ट्रिक को क्यू ई लिखते हो, मैग्नेटिक को क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हो, तो इन दोनों के सम से आंसर निकलेगा। बाकी क्यू कॉमन निकाल दो तो ये ई वेक्टर पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा रख के ऐसे लिख सकते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं होता, जब भी चार्ज पार्टिकल एक रीजन पे दो फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, तो उसको बोलते हैं टोटल फोर्स, जिसको हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। ये पता होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल मैंने इसके ऊपर कराया था, तो प्लीज उन्हीं 7-8 क्वेश्चन के साथ जो मैं बता रहा था मैं उसी लेवल पे रिवाइज करना। फिर यहां पर मेरे पास आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं जिस तरह मैंने चैप्टर पढ़ाया था मैं उसी तरह रिवाइज भी करा रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरे पास ये बोलता था, जिसको शॉर्टली मैं FLHR कहता हूं। अगर मान लो मेरे पास कभी भी तुम अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो इन सच अ वे कि तुम्हारा थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर स्ट्रेच करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, यहां पे अगर तुम्हारे पास, सुन लेना बच्चे, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, सुन लेना, ये सेंट्रल फिंगर है, ये करंट को शो करती है, और जो थंब होता है मेरे पास वो फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें इन तीनों का कोरिलेट करना बताता है कि कहीं पर अगर, सुन लेना, जैसे तुम्हारे पास एक रॉड है, एक करंट कैरिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, तो बताओ रॉड पे फोर्स कहां लगेगी। तो सोच के देखना, मैंने अपनी सेंट्रल फिंगर करंट के लॉन्ग प्लेस कर दी, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इसके लॉन्ग रख दी, मेरा थंब क्या आ रहा है ऊपर ना, तो इस कंडक्टर पे अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन आने वाला है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो ये किसने बताया? ये इस रूल ने बताया कि अगर तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट्स में पता है तो थर्ड की डायरेक्शन तुम पता लगा सकते हो। आगे चलो, किसी को लॉजिकल डाउट होगा तो प्लीज रोक लेना मुझे। फिर मेरे पास एक थी, मेरे पास डेरिवेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है, सुनो, यहां पे मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ L मेरे पास है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो डेरिवेशन कैसे करी थी, सुनो, मैं कहता हूं इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे। चलो पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखो, तो अभी हमने कहा चार्ज का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो, और ये चार्ज और कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज -q रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड पे ये लगती है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे पूरे कंडक्टर की देखनी है, तो पूरे कंडक्टर की देखनी है तो ये वाली जो स्मॉल फोर्स थी, ये वाली जो स्मॉल फोर्स थी मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्जेस इन दी कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर के चार्जेस सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -EVD B sin थीटा। मैंने कैसे लिखा था बच्चे, ये मैंने NaL लिखा था। यहां पे जो N होता है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम होता है, टेक्निकल सुन लेना। ये मेरे पास N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम, इसमें अपॉन वॉल्यूम आ रहा है, तो मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए था, तो वॉल्यूम कैंसिल आउट करने के लिए साथ में एरिया लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एरिया लेंथ मिलके वॉल्यूम बनाएंगे, वॉल्यूम को कैंसिल आउट कर देगा, बात वही चलेगी। इनको अगर रीअरेंज करो, ये EVD को रीअरेंज करो, तो मैं रीअरेंज करके ANEVD बाकी LB sin थीटा, LB sin थीटा पीछे लिख दो, बाकी इसको कर दिया, ये दिखाने के लिए क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ये रिलेशन होता था, इसको करंट कहते थे। तो मेरे पास ILB sin थीटा ये फॉर्मूला चाहिए। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला ये ड्राइव होकर आया था। ठीक है, आगे चलते फिर तुम्हारे पास इसके बाद
डेरिवेशन आई थी बच्चे, फोर्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टर। इसमें दो केस थे, अगर टू करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज PQRS, अगर ये दो कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन है तो ये अट्रैक्ट करते थे अपोजिट, एक अप और दूसरे करंट डाउन जा रहा होता है रिपेल करेंगे। दो रिजल्ट थे, इनके बीच का डिस्टेंस ये R है। तो मैंने कैसे ड्राइव किया था, सपोज इसकी ना इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहां से सुन लेना, तो मैं ये बोलता था ध्यान सुनना, ये अपवर्ड है ना, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर होगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ट की डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या बोलते हैं, सुन लेना, ये स्ट्रेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, प्लीज ध्यान से देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो अभी आज तुम सब रिवाइज कर रहे हो, पीछे भी बताया था स्ट्रेट वाला वो जो एंगल वाला था ना φ1 φ2, बट इनफाइनाइट लॉन्ग वाला लॉजिक लगा लो कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनेगी म्यू नॉट I बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस है R। ओके, यही फील्ड यहां पहुंच रही है। अभी तुम इमीडिएट कौन सी डायरेक्शन करके आए हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट I1 इज फाइंड। ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो उसमें फोर्स लगेगी, तो ये बोलेगा अरे मेरे में तो ये लगेगी ILB साइन थीटा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। बाकी सुनो, I2 ऐसी रहा, L ऐसी रहा, B ये मैग्नेटिक फील्ड किसने लाया, इसने लाया, इसकी वैल्यू ये है, तो यहां पे रख दो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। इसको रीअरेंज करो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R L, ये आया था फोर्स, बाकी L को नीचे रख के ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायरेक्शन आती थी। फिर हम FLHR बताते थे कि उसके थ्रू प्रूफ करते थे अट्रैक्ट करेगा, तो हम बोलते थे जैसे तुम देख भी रहे हो कि मैं अपनी सेंट्रल फिंगर देखो अपवर्ड चल रही है उस डायरेक्शन को, और जो फर्स्ट फिंगर देखो ये है, ये इनवर्ट रखो तो मेरा थंब देखो कहां आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है इतनी फोर्स से FLHR से पता चल रहा है कि ये कंडक्टर RS वाला कंडक्टर PQ कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, सिमिलरली ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से। फिर इसी पे जब हम करते थे एंटी पैरेलल वाली डेरिवेशन, तो उसमें ये एक करंट को उल्टा कर दो, डेरिवेशन डिट्टो सेम थी और बस FLHR लिखने में फर्क पड़ता था, और तुम खुद देख भी लो, अब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सेंटर फिंगर वो डाउनवर्ड है, ये फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ है, तो मेरा थंब कहां है, इस साइड आ रहा है ना, तो अब ये कंडक्टर आ रहे हैं इससे अवे भागना चाह रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन रिपेल करते थे और सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करते थे। और याद रखना इससे रिलेटेड और पहले से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं, तीन न्यूमेरिकल मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए थे, वो तीनों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इन रिजल्ट को बड़ा अच्छा यूज करा हुआ है। और प्लीज मत भूला करो वो भी जो क्लासेस मैंने ले रखी है वो सब रिकॉर्डेड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम उनको भी रिवाइज कर सकते हो, वो भी तुम्हारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो अगर तुम बोलोगे न्यूमेरिकल को भी रिवाइज करना है तो तुम चाहो तो रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो। और मैंने बोला हुआ है किसको लिंक चाहिए हो अगर फास्ट मेथड के लिए, आपके अलावा भी रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा पर्टिकुलर चैप्टर के। ओके, आ जाओ। इस डेरिवेशन के बाद एक हमारे पास बहुत ही अच्छी और लेंथी डेरिवेशन आई थी, टॉर्क वाली डेरिवेशन। एक टॉर्क वाली डेरिवेशन हमारे पास आई थी सामने, जो ये कहती थी, एक लेंथी डेरिवेशन में से एक थी, अगर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, अंदर से खाली है, ये फ्रेम है, PQRS फ्रेम है जिसमें से करंट फ्लो करे लाइक दिस, सो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, ये एंगल थीटा बना रही है, इस साइड एंगल 90 बनेगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, पहले हम बताते हैं PQ वाला एंड पे, PQ वाला एंड पे। तो सुन लेना, ये B है और ये साइड L है, ILB साइन थीटा लग रहा होगा फॉर्मूला। अभी हम पढ़ के आए हैं, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फॉर्मूला लगता है, बाकी जो L है बच्चे लेंथ, वो लेंथ यहाँ पे B है, ठीक है। और सुनो, अब वो देख लेना नोट के साथ, जब इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट में लगाते थे ना तो ये फोर्स डाउनवर्ड काम करती थी। मैंने कहा था FLHR तुम्हें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। फिर ये RS करंट की बात करो,
RS में भी I लेंथ जो है B है, BB साइन, इस पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड में देखो तो बच्चे ये एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, बट वो साइन 180 माइनस थीटा है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन थीटा ही आएगा, उसका अपना कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट। और FLHR से जब डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। तो फिर मैंने समझाया था, हम बोलेंगे ध्यान से देखो, PQ और RS मैथमेटिकली दोनों की वैल्यू सेम है और इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, मतलब इन दो कंपोनेंट को देखना कर दो बंद। अब बाकी आ जाओ, एक फोर्स देखिए QR वाले एंड पे, ये वाले एंड पे, तो यहां पे जब तुम ILB देखोगे तो यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वो 1 हो जाएगा तो ये बस ILB बचेगा। और ये फोर्स ना FLHR से इनवर्ड की डायरेक्शन लगती है, और जब तुम SP वाले एंड पे देखोगे तो मेरे पास यहां पे बचे ILB sin 90, अगेन एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये भी ILB आएगी और ये आउटवर्ड लगती है। तो इसके बाद हम समझाते हैं कि प्रीवियस फोर्सेस हमारी कैंसिल हो गई थी, बट जो ये इनवर्ड और आउटवर्ड लगती है वो उस फ्रेम को ऐसे, जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं, इस तरह घुमा देती है, रोटेट कर देती है। तो यस, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाली है। जो हेडिंग मेरे पास थी कि डेरिवेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर फ्रेम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैंने क्या करा, सुनो, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों बराबर है, दोनों को F ही कहते हैं। मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसको दिखा दिया एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और दोनों को जो मैं इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूं, ये ऐसे करके, ये इसके पैरेलल होने चाहिए, तो लेंथ B है। बाकी कंस्ट्रक्शन मैंने और करे 90 डिग्री की, ठीक है, मैं अलग नाम दे रहा हूं, तो MNO। तो सुन लेना, टॉर्क कहता है कोई एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो NO परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास है। ये x को इन टर्म्स ऑफ B निकालो, तो x यहां पे आता है B cos थीटा, तो ये है ILB और यहां पे आ रहा है B cos थीटा। इसके बाद ये एंगल एक मैंने अल्फा अपनी तरफ से लिया था, I ऐसे रहेगा, B ऐसे रहेगा, बच्चे L इंटू B, L इंटू B एरिया हो जाएगा cos थीटा, और सपोज इसके नंबर ऑफ टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे टॉर्क का फॉर्मूला ऑलमोस्ट आ गया था, ये टॉर्क का फॉर्मूला ऑलमोस्ट आ गया था, मगर इस चैप्टर में मैंने कहा था जितने फॉर्मूले सारे हैं ना साइन थीटा पे बेस्ड है, तो साइन थीटा पे लाने के लिए हम इसमें एक अप्रोच करते हैं कि मैं ना इस cos थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। सुनो, ये एंगल मैंने अल्फा एजम्पशन किया था, ये 90 डिग्री है, तो बाकी थीटा प्लस अल्फा का सम भी 90 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, ये थीटा के लिए यहाँ पे 90 माइनस अल्फा रखोगे तो सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास NIBA साइन अल्फा हो जाएगी, और यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो मेरे पास यहां पर ये इस पे 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो प्लीज न्यूमेरिकल देख लेना, डेरिवेशन पार्ट ये था। बाकी इसमें ये NIA को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, वो मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ोगे तो उसको ऐसे लिख के छोड़ के आ सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग और लेंथी डेरिवेशन थी मेरे पास। सुनो, जब हमने पढ़ लिया था, इसी के बेसिस पे, इसी तरह से ही हमने डिवाइस समझी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो डिवाइस ये कहते थे अपने सेटअप के साथ। सुनो, यहां पर नट बोल्ट के थ्रू टॉर्शन हेड कहते हैं बच्चे, यहां पे एक मिरर है डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए। मेरे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल का फ्रेम स्प्रिंग से होते हुए यहां पर एक नट बोल्ट पे यहां पे सेट हो रहा है। सुन लेना, ये नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिखा है, और यहां पे आयरन कोर सिलेंडर है। सेटअप ये था, तो हम ये बोलते थे जो PQRS कॉइल है। सुनो, इसका एग्जाम पे प्रिंसिपल लिख के आ रहा है, सुन लेना, जो इसका प्रिंसिपल है, सुन लेना,
वो प्रिंसिपल डिट्टो अभी जो तुमने डेरिवेशन करी वो इसका प्रिंसिपल है। व्हेन अ करंट कैरिंग, यहां से जब करंट फ्लो करते हैं जिस कॉइल से पास करते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो प्रिंसिपल वही है जो पीछे डेरिवेशन करती है, उसकी हेडिंग। इसके बाद बच्चे इसका तुम्हारे पास जो डायग्राम एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास इस कंडीशन की, वो तुम्हारे पास फिगर एक्सप्लेनेशन तुम दे सकते हो आराम से पढ़ने के बाद कि नॉर्थ एंड साउथ 2 पोल्स हैं, PQRS करंट कैरिंग कॉइल है, मिरर डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए यूज करते हैं। कॉइल हमने रोल्ड अप करी है आयरन कोर सिलेंडर के अक्रॉस। मैं इन सब के यूज भी अभी दोबारा बताऊंगा तुम्हें। मेन जब हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है, हम थ्योरी में बोलना स्टार्ट करते हैं, सुन लेना बच्चों, आराम सुनना, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तो मैं दोबारा बता रहा हूं, कंफर्टेबल समझ में आना चाहिए तुम्हारे पास अगर आराम से पढ़ा हुआ सुनो। When electric current passing through the coil PQRS, which is placed between the uniform magnetic field with the help of curved north and south magnetic poles, then the same PQRS coil experiences a torque which is given by this expression. We have already derived this condition. A current carrying conductor, a frame, a coil experiences that much torque in the uniform magnetic field. Suppose the same torque is maximum. सुन दो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। Suppose the same torque is maximum. Due to this torque, listen. Due to this torque, the frame, the coil starts rotate in a particular direction. So there will be induction of some twist on the vertical wire, the hanging wire of the frame, the hanging wire of the coil. It experiences some torque, and the same torque and the same twisting torque tries to restore the same coil to its original पोजीशन। मैंने ऐसे बताया था तुम्हें, मार्केट पे एक फ्रूट पॉलिथीन तुम्हारे पास तुम लाते हो, सपोज एप्पल है, तुम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो, वो ये चीज है फॉरवर्ड टॉर्क, उसको रिलीज करोगे एक ट्विस्ट वापस खुल के वापस लाना चाहेगा बैकवर्ड टॉर्क। So now I am talking about the backward torque. With this torque, the same frame, the same coil twist or turns through some angle, then a torque will induce in the vertical wire. The same torque is known as restoring torque, which tries to restore the coil towards its original position or initial position. So this is given by K theta. फिर मैं कहूँगा if there is no loss of any angle, जितने सा फॉरवर्ड किया उतने से कॉइल वापस आ गई। If there is no loss of any torque, any angle, then we can say forward torque equals to backward torque. That means the torque experience equals to the restoring torque. Okay. So इसके बाद बच्चे I छोड़ के, सुन लेना, I छोड़ के सबको शिफ्ट कर दो। So this part is K upon पे NBA थीटा। क्लियर? ऐसा कह दो या तुम्हारे पास ये कह दो, थीटा इक्वल्स टू NBA by K I. So this part equals to, this is called galvanometer constant. This is known as galvanometer constant. So here theta is directly proportional to current. Understand this fact. Small current enter करेगा, अगर current small enter करेगा तो coil हल्का सा टर्न होगी, स्मॉल डिफ्लेक्शन देगी। ज्यादा करंट एंटर करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन देगी। तुम्हारा गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई, जो गैल्वेनोमीटर की पेन होती है, जब कम करंट जा रहा होता है तो हल्का डिफ्लेक्ट करेगी, ज्यादा करंट में ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। तो समझो ये काइंड एक तरह से गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है, बस गैल्वेनोमीटर में का काम यहाँ पे मूविंग कॉइल से करवाया जा रहा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरह काम कर रहा है, इससे प्रूफ हो जाता है उसका डिफ्लेक्शन थीटा डिपेंड कर रहा है कितना करंट जाएगा, कम जाएगा तो कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद एक चीज स्टार्ट होती है इसी पार्ट के अंदर, याद करो कि तुम करंट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कैसे बनाओगे। तो देखा जाता है, सुन लेना बच्चे, इस पार्ट पे जितना भी थीटा बाय आई की रेशियो, जितना भी
थीटा बाई आई के रेशियो, सुन लेना, यहां पे ज्यादा होगी वो उतना करंट सेंसिटिव होगा। अब यहां पे थीटा बाई आई के रेशियो निकालो, एनबी बाई के बराबर आएगी। तो दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, के स्मॉल होना चाहिए। तो मैंने कहा था इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन काफी बनते हैं। ये जो वायर है ये फॉस्फो ब्रॉन्ज स्ट्रिप की यूज करी जाती है क्योंकि उसका के बहुत ही लो होता है। के लो होने से वो मोर करंट सेंसिटिव हो जाएगा। मोर करंट सेंसिटिव मतलब छोटे से छोटे करंट को भी सेंस कर पाएगा, तो अच्छा गैल्वेनोमीटर काम करेगा। तो इसलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज करी जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स हाई मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि अगेन वो करंट सेंसिटिव बनाएगा। एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि मोर करंट सेंसिटिव हो। बट मैंने कहा था मेन गेम मैग्नेटिक फील्ड का चलता है। तो ये अगर इसका तुम टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू से ये ऐसा दिखेगा मुझे, ये नॉर्थ एंड साउथ, ये वाले दो मैग्नेट, और ये जो कॉइल है ऐसे दिखेगी आयरन कोर सिलेंडर के ऊपर। तो एक्चुअली यहां पर ही पूछा जाता है आयरन कोर सिलेंडर या कर्व मैग्नेट क्यों यूज करे जाते हैं? इसलिए क्योंकि इससे जो लाइन, सुनो, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलेगी तो निकलेगी, ऐसे वाली घूम घूम के जाए और ये आयरन ना अट्रैक्ट करते लाइन को अपनी तरफ खींचता है ताकि सारी लाइंस का बंडल किससे पास हो जाए? कॉइल से। उससे उसकी मैग्नेट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और क्यों स्ट्रांग हो? वो क्या बना देगा? मोर करंट सेंसिटिव। और इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड को एक नाम दिया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था ये अलग से पूछा था व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोलना पड़ता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अप्लाइड ऑन द कॉइल विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड मैग्नेट्स एंड द आयरन कोर सिलेंडर। तो सिलेंडर और कर्व मैग्नेट्स हम स्ट्रांग फील्ड देना चाह रहे हैं, उसको एक स्पेशल नाम दिया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा क्वेश्चन भी आता है, व्हाई वी यूज कर्व मैग्नेट, व्हाई वी यूज आयरन कोर सिलेंडर? तो यही है, टू प्रोड्यूस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू व्हिच गैल्वेनोमीटर बिकम्स मोर करंट सेंसिटिव। ओके, ऐसी एक और टर्म्स थी वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसमें थीटा बाई वी की रेशियो। V को IR में ब्रेक कर सकते हो तो उसमें NBA/KR आएगा। तो उसमें आएगा वही बात है कि N हाई हो, B हाई हो, A हाई हो और K स्मॉल हो। उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आएगी, R भी स्मॉल होना चाहिए। तो ये था टोटली इस डिवाइस के ऊपर। पूरी डिवाइस आ जाए या 1 मार्कर क्वेश्चन अलग से बन के आ जाए। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी अलग से पूछ लेते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज सेंसिटिविटी, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फोब्रॉन्ज स्ट्रिप, K लो होना चाहिए। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है तुम्हारे पास 1 मार्कर 2 मार्कर पे। ओके, अब हम बिल्कुल फाइनल पॉइंट में आएंगे। आज मेरा टारगेट मैग्नेटिक का था, मैग्नेटिज्म नहीं। मैग्नेटिज्म रटने वाला फंडा है, मैंने जो नोट दे दिया रटने वाला फंडा है। जो मेन मैग्नेटिक है वो आज थ्योरी बेस में पूरा बता चुका हूं। सुनो, लास्ट हमारे पास आते थे ये चीजें, सुनो तो मैं देख के आ जाएंगे शंट। तो याद करो, अगर किसी गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल पे लगाते हैं तो उसको हम शंट बोलते हैं। सपोज करंट आई आ रहा है, गैल्वेनोमीटर ने IG करंट खींच लिया, यहां से I माइनस IG जाएगा, तो कुछ करंट इसने ले लिया तो कुछ कम होके जा रहा है इसमें से करंट, तो ये बर्न होने से बच जाएगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस जो पैरेलल पे लगाया जाता है सो दैट गैल्वेनोमीटर को हम बर्न करने फ्यूजन से बचा ले, द सेम इज नोन एज शंट। बाकी डेरिवेशन सिंपल थी, ये दोनों पैरेलल पे, तो जितनी वोल्टेज शंट की होगी उतनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की होनी चाहिए। इसकी I माइनस IG इंटू S लिखी जाएगी, इसकी IG इंटू G लिखी जाएगी, और से शंट की वैल्यू मेरे पास IG इंटू G I माइनस IG होगी। सुनो, इसके बाद फिर था एमीटर कैसे बनता है एंड गैल्वेनोमीटर वो वोल्टमीटर कैसे बनता है। तो मैंने कहा था बच्चे, तुम्हारे पास सुन लेना, जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल पे लगता है तो सिस्टम को बोलते हैं एमीटर बन गया। तो एक तरह से ये चीज तुम अभी देखो पढ़ के आए हो, फायदा यही है। तो फॉर्मूला ड्राइव होके ये सेम पैकेज ऑफ फॉर्मूला, यहां पे डेरिवेशन सेम जाएगी, तो यहां पर इसका फॉर्मूला यही आता है। बाकी एमीटर का रेजिस्टेंस होता कितना है, रेजिस्टेंस पूरा, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीटर जब बन जाता है किसी भी सर्किट के साथ लगता किसमें है, सीरीज में लगता है। और एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस, एक एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियल रेजिस्टेंस इसका हमेशा 0 होता है, मतलब ये जिसके साथ लगे तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना करे। ऐसी वोल्टमीटर में सुनो, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस सीरीज पे लगेगा तो ये सिस्टम बन जाएगा वोल्टमीटर। तो इस पे सुनो, करंट पास होने वाला या गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट एक ही बात होती है। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट I बोल दो IG बोल दो इक्वल टू
G+R, इसका फॉर्मूला ये, जैसे इसका ये, इसका ये। अच्छा, इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, तो G और R का सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे इसका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब वोल्टमीटर बन जाता है वो किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल पे लगता है। इसका आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, इसका जीरो, इसका इनफाइनाइट। फिर इसके बेस पे मैंने तुम्हें फिर क्वेश्चन भी कराए थे। दैट्स ऑल, ये पूरा मैग्नेटिक है। 12 ग्रास के बाद मैग्नेटिज्म था जिसमें पैरा फेरो मैग्नेटिक थे, अर्थ एलिमेंट आते थे तुम्हारे पास, वो रटने वाला पार्ट तुम्हारे पास है। मैग्नेटिक मेन माना जाता है वो ये चीज है। जल्द से ट्यूसडे वाली क्लास में मैं देखता हूं मैं मैग्नेटिज्म की रीजन और उसके साथ साथ देखता हूं कौन सा चैप्टर उठाऊंगा। तो तुम्हारे पास मेरा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम अपना ऑलमोस्ट फिजिक्स के मेन सारे चैप्टर रिवीजन कर लेंगे। पहले मैं बुक 1 वाले चैप्टर की रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि बुक 2 कहीं ना कहीं अभी फिर भी तुमने रिसेंटली करे हुए हैं। बेशक तुम वीडियो से कुछ जिन्होंने नहीं कवर कर पाए होंगे तो वीडियो से रिकॉर्ड से देख रहे होंगे, जैसे भी कर रहे होंगे, वो अभी फ्रेश कंडीशन में बच्चे भूल गए पहले वाले चैप्टर्स पे, तो पहले मैं इन पे रिवीजन पे आ रहा हूं। ओके, सो यहाँ पे मैं एंड करता हूं। बाकी जो रिकॉर्ड मैंने करा मैं फिर भी सेंड कर दूंगा। प्लीज फायदा नहीं होगा इसका, जो रिकॉर्डेड में देखेंगे, अभी लाइव देख रहे हो तुम्हारे पास, जो भी पढ़ रहे हो आज ही टाइम निकाल के 2 घंटे 3 घंटे निकाल के आज जो करें इसको रिवाइज कर लो, बिल्कुल सारा याद आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास के बाद। इसका फायदा यही है। चलो मैं क्लास एंड करूं।